हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी D-SSB TGT के इंग्लिश के का जो अपडेटेड सिलेबस आया है उससे रिलेटेड हम प्रॉपर जो राइटर्स हैं उनका कॉन्सेप्ट और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में और साथ ही जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं उनको कर रहे हैं। अब इसमें आज जो हम करने वाले हैं ये हैं नसीम एज़िकिल। इनके बारे में हम डिटेल में आज पढ़ेंगे और इनके जो इनसे रिलेटेड या इनकी लाइफ से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट MCQs होंगे उन्हें हम करने वाले हैं। जैसे कि D-SSB में का जो आप सिलेबस देखोगे उसके पार्ट 3 में इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश वाला पार्ट है, तो अभी हम उसी कर रहे हैं और उसके इम्पोर्टेंट राइटर्स को देख रहे हैं। इससे पहले जितने भी राइटर्स सिलेबस में मेंशन हैं उन राइटर्स पे हम पहले से चर्चा कर चुके हैं। हमने काफ़ी सारी उन पे प्रैक्टिस की है, उसकी प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी चैनल पर, उसके लिए मुझे खेद है, लेकिन अब प्रॉपर सीक्वेंसिंग में हम आगे के सिलेबस को कवर अप करेंगे और कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि नसीम एज़िकिल हैं तो इन पे आज एक वीडियो है और उसके बाद में एक और वीडियो आएगी, हो सकता है वो थोड़ी लेंथी हो। उसमें हम नसीम एज़िकिल के जो इम्पोर्टेंट और भी रिलेटेड MCQs होंगे वो और उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं जो उसमें मेंशन करके दिए हैं, ठीक है। नाइट ऑफ स्कॉर्पियन है, फिलॉसफी है, ये दोनों जो वर्क हैं इनको मेंशन करके दिया है, उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। आज हम क्या करेंगे, आज हम इनकी बायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, इनसे रिलेटेड जो इनके इन्हें इम्पोर्टेंट अवार्ड मिले हैं, इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, इनकी बायोग्राफी क्या रही है, तो वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नसीम एज़िकिल 1924 टू 2004, तो ये इनका लाइफ स्पैन है। अभी शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ही इज़ अ जूइश राइटर। इनके बारे में क्या स्पेशल चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान में रखना, कि ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, या आप कह सकते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट लिटरेचर, ठीक है। बेसिकली इन्हीं ही श्रेय दिया जाता है कि इंडिया में इंग्लिश में राइटिंग करने का श्रेय इन्हें दिया जाता है आफ्टर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ही इज नन एज द फादर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट लिटरेचर, ओके। तो ये चीज ध्यान रखनी है, नन एज द फादर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस, जस्ट अ मिनट, इंडिपेंडेंस लिटरेचर, ठीक है। देखिए इनका जन्म कब होता है, बॉर्न ऑन दिसंबर 1924। तो 1924 में इनका जन्म होता है इन बॉम्बे, नाउ मुंबई। ही बिलोंग टू अ जूइश फैमिली, और जिन्हें क्या कहा जाता है, बेन इजराइली जूइश फैमिली। अब बेन इजराइली का मीन्स क्या होता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि बेन इजराइल इसका मीन है सन ऑफ इजराइल, ठीक है। क्या है, सन्स ऑफ इजराइल, ठीक। यंगेस्ट ऑफ 3 चिल्ड्रन, ये 3 सिबलिंग्स हैं, इनमें जिनमें से ये सबसे छोटे थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अटेंड सेंट जेवियर हाई स्कूल बॉम्बे। पहली जो इनकी स्कूलिंग थी वो कहाँ से हुई है, वो सेंट जेवियर हाई स्कूल बॉम्बे से हुई है। स्टडीड फिलॉसफी एट विल्सन कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। विल्सन कॉलेज जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, उससे इन्होंने फिलॉसफी की स्टडी भी की, लेकिन उसके बाद में इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, ठीक है, वार्विक कॉलेज से भी फिलॉसफी की डिग्री हासिल की, ठीक है। अर्न अ डिग्री इन फिलॉसफी फ्रॉम वार्विक कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, ठीक है। बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर रहे हैं। लेक्चरर इन इंग्लिश लिटरेचर एट खालसा कॉलेज बॉम्बे। उसके बाद में क्या होता है, जब इनके पास ना 2 देशों की नागरिकता थी। स्टार्टिंग में इन्होंने ब्रिटिश की भी नागरिकता ली, 1924 से लेकर 1947 तक इन पे जो नागरिकता थी वो 1924 से 1947 तक ये थी इंग्लैंड की, उसके बाद ब्रिटिश की। उसके बाद में इन्होंने इंडिया की नागरिकता ली, तो उसमें 1947 के बाद में
माना ही जाता है, इन्हें पोस्ट इंडिपेंडेंस राइटर कहा जाता है। तो उसके बाद में यहाँ पर आए और यहाँ पे भी इनकी जैसे जन्म तो इनका इंडिया में ही हुआ था, इनकी स्कूलिंग इंडिया से हुई, बाहर बाद में ये विदेश में पढ़ने चले गए। उसके बाद वापस आकर ये इन्होंने एज अ लेक्चरर काम किया खालसा कॉलेज बॉम्बे में, ठीक है। और ये गेस्ट लेक्चर के लिए दूसरे कॉलेज में भी जाया करते थे, अदर कॉलेज में भी एज अ गेस्ट लेक्चर ही जाया करते थे। जर्नलिस्ट एंड आर्ट क्रिटिक फॉर वेरियस पब्लिकेशंस, बहुत सारी ऐसी पब्लिकेशंस थी जिनके लिए आर्ट क्रिटिक का काम करते थे या फिर जर्नलिस्ट का काम करते थे। प्रोमिनेंट फिगर इन इंडियन लिटरेरी सर्कल, और बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर, बहुत ही फेमस एक पर्सनैलिटी बन गए थे इंडियन लिटरेचर के अंदर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, इनकी कुछ पोएम्स हैं और इनके बारे में क्या जानने योग्य है, तो इन्हें जो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है वो इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर एज अ विजिटिंग प्रोफेसर ये किस कॉलेज में जाते थे, तो उसका नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स। ये भी आपको ध्यान रखना है, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में एज अ विजिटिंग प्रोफेसर इन्होंने काम किया है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे के खालसा कॉलेज में ये एज अ लेक्चरर वर्क करते थे। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ पोएट ही इज अ क्रिटिक, एसेइस्ट एंड पॉलिटिशियन। ही जॉइंड अ पॉलिटिकल पार्टी, इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया था, उसका नाम था रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है, तो ये भी ध्यान रखना है, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। और किसके सजेशन से इन्होंने ये पार्टी ज्वाइन की थी, तो एम.एन. रॉय के सजेशन से इन्होंने ये पार्टी ज्वाइन की थी। बट ही कुड नॉट सेटल एज अ पॉलिटिशियन, लेकिन ये एज अ पॉलिटिशियन सेटल नहीं हो पाए। ही वॉज ऑल्सो एन एडिटर, ही एडिटेड सो मैनी मैगजीन्स। जैसे कि हमने देखा कि एक क्रिटिक और जर्नलिस्ट भी थे, तो इन्होंने बहुत सारी मैगजीन्स को एडिट किया, एज एन एडिटर वर्क किया। जैसे कि आपने बहुत ही फेमस एक नाम सुना होगा, पेन, ठीक है। पोएट, एसेइस्ट एंड नोबल राइटर, पेन नाम की जो मैगजीन थी इसके एडिटर रहे। इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया इसके रहे हैं, पेन के अलावा इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, इस मैगजीन को नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट है इससे अलग पेन है और इम्प्रिंट मैगजीन, ठीक है। थर्ड आप लिखोगे इम्प्रिंटेड, इम्प्रिंट मैगजीन, ठीक है। इन तीनों मैगजीन में इन्होंने एज एन एडिटर वर्क किया है, ठीक। ही रोट एन एसे विच वॉज वेरी फेमस, ठीक है। हालांकि इनकी पोइट्री ज़्यादा फेमस है, लेकिन ये एसेस्ट भी हैं, प्रोज राइटर भी हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही फेमस एसे है, उसका नाम आपको ध्यान में रखना है, वो क्या है, नायपॉल इंडिया, नायपॉल्स इंडिया। वीएस नायपॉल से कंपेयर करते हुए ये वर्क लिखा है इन्होंने, नायपॉल्स इंडिया एंड माइन, ठीक है। बहुत ही फेमस एसे है इनका। अक्सर कैटेगरी पूछ ली जाती है कि इसमें से इनका एसे कौन सा है, या फिर इनकी पोएम्स कौन सी हैं, पोएटिक कलेक्शन कौन सा है, इस तरीके से, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। ही रोट अ बुक ऑन इंडिया, जिसका नाम था, उन्होंने इंडिया पर एक बुक लिखी जिसका नाम था एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ठीक है। इसे भी ध्यान रखना है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ठीक। अगेंस्ट दिस बुक इज़िकियल रोट दिस एसे नायपॉल्स इंडिया एंड माइन। देखिए, जो नायपॉल से इन्होंने कंपैरिजन किया था, तो नायपॉल ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम हमने देखा एन एरिया ऑफ डार्कनेस, और उसके बाद में नायपॉल ने इसके जवाब में ये वर्क लिखा था, एजिकल ने इसके जवाब में एक वर्क लिखा था जिसका नाम था नायपॉल्स इंडिया एंड माइन, ठीक है। इनकी मृत्यु कब होती है, तो वो भी ध्यान रखना है, 2004 में, ठीक है। अगर डेट पूछ ली जाए तो डेट भी ध्यान रखनी है, 9 जनवरी 2004। जन्म कब हुआ था, 16 दिसंबर 1924 में, ठीक है। तो इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं, 16 दिसंबर 1924 में बॉर्न है,
ठीक है, 9 जनवरी 2004 में डाइड। ठीक है, अब इनके इंपॉर्टेंट वर्क के बारे में हम चर्चा करते हैं। पोएट्री कलेक्शन, देखिए इनकी पोएट्री कलेक्शन जो मेनली सबसे पहला इनका जो वर्क आता है वो क्या है, अ टाइम टू चेंज। फर्स्ट पोएटिक कलेक्शन 1952 में आता है, अ टाइम टू चेंज। इसके बाद आता है 60 पोएम्स 1953, द थर्ड 1959, द अनफिनिश्ड मैन 1960 में आता है। ये सारे ही इनके पोएट्री कलेक्शंस हैं। ठीक है, हाइंस इन डार्कनेस 1976 में आता है। देन लेटर पोएम्स, या फिर यहाँ पे आप नोट कर सकते हो एक लेटर डे सॉन्ग। ठीक है, लेटर पोएम्स या फिर लेटर डे सॉन्ग, लेटर डे साल्म। ठीक है, ये भी 1982 में आता है। इंपॉर्टेंट पोएटिक कलेक्शन है क्योंकि इसी के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड 1983 में दिया जाता है। कलेक्टेड पोएम्स है 1989 में आता है ये वर्क। इनके ये सारे पोएटिक कलेक्शन हैं। इसके अलावा कुछ इनके जो नॉवल हैं वो हैं नलिनी, प्लेज हैं। ठीक है, प्लेज ड्रामा। नलिनी 1961 में आता है, मैरिज पोएम 1962 में आता है, देन स्लीप वॉकर सॉन्ग 1965 में आता है। इम्पॉर्टेंटली आपको ये ध्यान रखना है, कैटेगरीज भी इनकी ध्यान रखनी है कि ये पोएटिक कलेक्शन है, ये प्लेज है। उसके बाद में आगे देखते हैं इनके इंपॉर्टेंट वर्क, एसे एंड क्रिटिसिज्म। तो इनके एसे और क्रिटिसिज्म में क्या है, आर्ट एंड लिटरेचर 1966 में, थिएटर 1970 में आता है, इंडियन आर्ट टुडे 1972 में आता है, देन कंटेम्प्रेरी इंडिया आर्टिस्ट 1976 का ये वर्क है। इंपॉर्टेंट वर्क है ये भी। और आगे चलते हैं, कुछ अदर वर्क के बारे में चर्चा करते हैं। अदर वर्क्स में क्या है, द ट्रैवलर अ नॉवल 1960 में आता है, द केस फॉर द सेल्फ अ कलेक्शन ऑफ एसेज 1971। ये एक एसे का कलेक्शन है, अ केस फॉर सेल्फ। ठीक है, 71 में आता है। इसको भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट वर्क है। अगर पूछ लिया जाए कि इनकी मृत्यु किस कारण से होती है, ठीक है, तो इन्हें इनके जीवन के अंतिम दिनों में इन्हें एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है अल्जाइमर। ठीक है, उसी की वजह से इनकी मृत्यु होती है, अल्जाइमर डिजीज। ओके, जो दिमाग से रिलेटेड है, जिसमें भूलने की चीजें शुरू हो जाती हैं, वो सब। ठीक, इट इज रिलेटेड टू ब्रेन, पर्सन स्टार्टेड टू फॉरगेट थिंग्स। चलिए आगे चलते हैं। अब इन्हें जो अवार्ड मिले, सम नोटेबल पोएम। अच्छा, इनके पोएटिक कलेक्शन में जो इम्पॉर्टेंट जो फेमस पोएम्स हैं वो है, तो कौन कौन सी हैं, द रिवर, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, पोएट्स वाइफ और द फैमिली, द लव पोएम, द हाइंस इन डार्कनेस। तो ये तो इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा आपने 12th में भी पढ़ी होगी। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन बहुत ही फेमस पोएम रही है इनकी। इसके बारे में हम डिटेल में इसके पार्ट 2 में चर्चा भी करेंगे। ठीक है, ये इनकी इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं, ध्यान रखनी है। और हाइंस इन डार्कनेस के नाम से इनका एक पोएटिक कलेक्शन भी है। ठीक है, और ये पोएम का नाम भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, इन्हें जो अवार्ड मिले उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला ही अवार्ड है साहित्य अकेडमी अवार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है, 1983 में मिलता है। उनके एक पोएट्री कलेक्शन जिसका नाम था लेटर डे सॉन्ग। लेटर डे सॉन्ग कब पब्लिश हुआ है, 1982 में हुआ है। 1982 में ये पब्लिश होता है, 1983 में इसे साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है। इस वर्क के लिए निज़ीम एज़ेकिएल को अवार्ड मिलता है। पद्मश्री 1988 में मिलता है। इंडियाज 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्डेड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर में उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है, जो कि भारत का चौथा सबसे उच्च श्रेणी का अवार्ड है। 1988 में इन्हें दिया जाता है। उसके बाद कबीर सम्मान, थर्ड अवार्ड कौन सा है, कबीर सम्मान। 1992 में इन्हें यह अवार्ड मिलता है। किसके द्वारा दिया जाता है, तो एमपी की गवर्नमेंट के द्वारा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर में इनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए ये अवार्ड एमपी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, कबीर सम्मान 1992, ध्यान रखना है। उसके बाद में आता है गजनेश्वर
अवार्ड। गजनेश्वर अवार्ड 1992 में इन्हें दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। वैसे बेसिकली ये मुंबई बॉर्न ही थे, ठीक है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें एक अवार्ड मिलता है जिसका नाम है गजनेश्वर अवार्ड, 1992 में मिलता है फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू मराठी लिटरेचर, क्योंकि ये मराठी में भी लिखा करते थे, ठीक है। ये 3 लैंग्वेज बेसिकली जानते थे, इनकी मदर टंग अलग थी, इनकी मराठी लैंग्वेज में भी इन्होंने लिखा और इंग्लिश लैंग्वेज तो मुख्यतः ये लिखते थे इंग्लिश लैंग्वेज में। उसके बाद कालिदास सम्मान 2002 में ये अवार्ड इन्हें दिया जाता है। ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये एमपी की गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अवॉर्डेड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट फॉर हिज लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन लिटरेचर। तो ये भी एमपी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है इनके लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन को देखते हुए कि इंडियन लिटरेचर में इनका जो लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट अवार्ड हमने देख लिए हैं, इन्हें जो इंपॉर्टेंट अवार्ड मिले। अदर अवार्ड क्या है? तो इन्हें डॉक्टरेट की डिग्री भी दी गई अलग अलग यूनिवर्सिटीज के द्वारा, वो है यहाँ पर। एडिशनली एजिकल वाज आल्सो अवॉर्डेड ऑनरेरी डॉक्टरेट्स बाय सेवरल यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ पूना, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। तो ईयर भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो इन्हें डॉक्टरेट की डिग्री से अवॉर्डेड किया गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी अब हम एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। एमसीक्यू जो हमने इनके बारे में पढ़ा, बायोग्राफी को पढ़ा, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, उन्हें हम आप सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग बेसिक क्वेश्चन से, वेयर वाज नजीम एजगिल बॉर्न? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा इसका आंसर है। कहाँ इनका जन्म होता है? मुंबई, उस टाइम पे जिसको हम बॉम्बे कहा करते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट वाज नजीम एजगिल्स रिलीजियस बैकग्राउंड? तो इनका रिलीजियस बैकग्राउंड क्या है? जूइश, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ही वाज अ जूइश। मूविंग टू द नेक्स्ट is what was the title of नजीम एजगिल्स फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन? तो हमने इसके बारे में भी चर्चा की कि नजीम एजगिल का फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन कब आता है? 1952 में आता है। और उसका नाम क्या होता है? 1952 में जो इनका फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन आया, ऑप्शंस है अ टाइम टू चेंज, 60 पोएम्स, द थर्ड, या फिर द अनफिनिश्ड मैन। तो हमने इन सब के बारे में चर्चा की थी। देखिए जो 60 पोएम्स है वो कब आता है? 1953 में आता है 60 पोएम्स, ठीक है। द थर्ड कब आता है? 1959 में आता है, ध्यान रखना है। द थर्ड ये कब आया? 1953, ओके। 60 पोएम्स। द थर्ड कब आता है? 1959 में आता है, ठीक है। द अनफिनिश्ड मैन ये कब आता है? 1960 में आता है, ओके। और टाइम टू चेंज ये इनका फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन था जो 1952 में आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अ टाइम टू चेंज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोटेबल प्ले बाय नजीम एजगिल? तो नजीम एजगिल के द्वारा जो नोटेबल प्ले है वो कौन सा है? प्ले है, ध्यान रखना। यहाँ पर पोइट्री कलेक्शन हुआ तो उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अभी ऑप्शंस हैं नलिनी, मैरिज पोएम्स, स्लीप वॉकर सॉन्ग, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो हमने देखा सारे ही ये प्ले हैं, ठीक है। नलिनी भी, मैरिज पोएम्स भी, और द स्लीप वॉकर सॉन्ग, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट अवार्ड डिड नजीम एजगिल रिसीव इन 1983? तो 1983 में नजीम एजगिल को कौन सा अवार्ड मिला था? साहित्य अकेडमी अवार्ड, पद्मश्री, कबीर सम्मान, या फिर गजनेश्वर अवार्ड। सारे ही हालांकि अवार्ड इन्हें मिल चुके हैं, बस हमें ईयर के अकॉर्डिंग अब ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1983 में इन्हें मिलता है साहित्य अकेडमी अवार्ड। कौन से पोइट्री कलेक्शन के लिए मिलता है? जो पोइट्री कलेक्शन 1982 में आता है ना, ठीक है। और देखिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है आगे, इसलिए मैं आपको बता नहीं रही हूँ। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ नजीम एजगिल्स ऑटोबायोग्राफी? तो नजीम एजगिल की जो ऑटोबायोग्राफी थी उसका क्या टाइटल है, उसका क्या नाम है? द अनफिनिश्ड मैन, द रिवर, द पोएट्स वाइफ, या फिर नन ऑफ द अबव? Yes, what should be the correct answer? यहां पर जो राइट आंसर है वो है नन ऑफ द अबव। इन्होंने कोई भी अपनी ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इट वाज अ बाउंसर क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नजीम एजगिल्स पोइट्री?
तो नजीम एस्किल की पोइट्री का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहा है, अगर आप इनकी पोइट्री को ध्यान से पढ़ोगे या फिर नाइट ऑफ स्कॉर्पियन को ही आपने देखा तो उससे रिलेट करते हुए आप बता सकते हो रोमांटिसिज्म है, मॉडर्निज्म है, सिंबोलिज्म है या फिर रियलिज्म है। यस, ये फोकस करते हैं मॉडर्निज्म पे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, हु वाज नजीम एस्किल्स वाइफ? नजीम एस्किल की वाइफ का नेम क्या है? डेजी जैकब, रेचल एजिकल, मोजेस एजिकल, नन ऑफ अबव। राइट आंसर इज डेजी जैकब। तो हमने इनकी वाइफ का नेम तो देख लिया, वाइफ कौन है? डेजी जैकब हैं। अच्छा, इनके फादर कौन होते हैं? इनके फादर का नेम क्या होता है? वो भी ध्यान रखना है, मोजेस एजिकल। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, यहां राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेजी जैकब। Next is, what was the title of Nazim Azgil's poetry collection that won the Sahitya Academy Award in 1983? तो 1983 में जिस पोइट्री कलेक्शन के लिए नजीम एस्किल को साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है उसका नाम क्या है? हाइंस इन डार्कनेस, द अनफिनिश्ड मैन, 60 पोएम्स या फिर लेटर डे सॉन्ग्स? तो अब तो आपको ध्यान आ ही गया होगा। यस, इनका वर्क आता है 1982 में, लेटर डे सॉन्ग, और इसके लिए ही इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है। ठीक है, 60 पोएम कब आया था? अच्छा, 60 पोएम आता है 1953 में। ठीक है, 1953 60 पोएम्स। द अनफिनिश्ड मैन ये आता है 1960 में। ठीक है, हाइम्स इन डार्कनेस 1976, ये सबसे लास्ट में आया है, ये देख सकते हो आप, 1976। ठीक है, लेटर डे सॉन्ग से पहले 1976 में आता है। मूविंग टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग थीम इज कॉमनली एक्सप्लोर्ड इन नजीम एस्गिल्स पोइट्री? तो आप देखोगे नजीम एस्गिल की पोइट्री में क्या कौन सी थीम है जो कॉमनली एक्सप्लोर कर सकते हो आप? ऑप्शन है लव एंड रिलेशनशिप, आइडेंटिटी एंड मोरालिटी, नेचर एंड ब्यूटी, पॉलिटिक्स एंड सोशल जस्टिस। Yes, right answer is identity and morality. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज व्हाट वाज नजीम एस्किल्स प्रोफेशन अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ पोएट एंड प्ले राइट? एक पोएट या फिर एक प्ले राइट होने के अलावा नजीम एस्किल का और क्या प्रोफेशन था? जर्नलिस्ट एंड आर्ट क्रिटिक, टीचर एंड एकेडमिक, एक्टर एंड डायरेक्टर, पेंटर एंड स्कल्पचर। तो ये हमने चर्चा की थी शुरुआत में, एज अ जर्नलिस्ट या फिर एज अ क्रिटिक इन्होंने काम किया है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जर्नलिस्ट एंड आर्ट क्रिटिक। मूविंग टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोटेबल एसे कलेक्शन बाय नजीम एस्गिल? ध्यान रखना है, यहाँ पर पोइट्री कलेक्शन की बात नहीं हो रही है, किसकी हो रही है? एसे कलेक्शन की। तो नोटेबल एसे कलेक्शन जो नजीम एस्गिल के द्वारा लिखा गया वो क्या है? आर्ट एंड लिटरेचर, थिएटर, इंडियन आर्ट टुडे या फिर कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्टिस्ट? यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? राइट आंसर इज आर्ट एंड लिटरेचर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, आर्ट एंड लिटरेचर। Next is, what was the year of Nazim Azgil's passing? तो उस पर्टिकुलर ईयर को बताना है जिसमें इनकी मृत्यु हो जाती है। 2000, 2002, 2004, 2006। यस, कब होती है मृत्यु? 9 जैन 2004 मुंबई में इनकी मृत्यु होती है। और किस वजह से होती है? अल्जाइमर डिजीज के कारण। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। मूविंग टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज अवॉर्डेड नजीम एस्किल एन ऑनररी डॉक्टरेट? तो डॉक्टरेट की डिग्री कौन कौन सी यूनिवर्सिटी थी जो मतलब नजीम एस्किल को देती हैं?
डॉक्टरेट की डिग्री। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ पूना, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। बॉम्बे यूनिवर्सिटी, पूना यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। yes 15 is, what was the title of Nazim Azgil's play that explored the theme of marriage? नजीम एज़गिल के उस पर्टिकुलर प्ले का नाम बताना है जिसकी थीम क्या है? मैरिज, थीम ऑफ मैरिज। नलिनी, मैरिज पोएम्स, द स्लीप वॉकर सॉन्ग, द फैमिली। तो राइट आंसर मैरिज पोएम, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, which of the following is a characteristics of नजीम एज़गिल्स पोएटिक स्टाइल? नजीम एज़गिल के पोएटिक स्टाइल का क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक है? यूज ऑफ ट्रेडिशनल फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर, एक्सपेरिमेंटेशन विद मॉडर्निस्ट टेक्निक, फोकस ऑन रोमांटिक एंड सेंटिमेंटल थीम्स, यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स मेटाफिजिकल इमेजरी। यस, तो इनका मेन जो विशेषता रही है इनकी पोइट्री की, वो क्या रही है? एक्सपेरिमेंटेशन विद मॉडर्निस्ट टेक्निक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोटेबल लिटरेरी मूवमेंट एसोसिएटेड विद नजीम एज़गिल? वो कौन सा लिटरेरी मूवमेंट है जो नजीम एज़गिल से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है इंडियन इंग्लिश रेनेसां, मॉडर्निस्ट मूवमेंट, पोस्ट कॉलोनियल मूवमेंट, या फिर रोमांटिक मूवमेंट। यस, करेक्ट आंसर इज मॉडर्निस्ट मूवमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, व्हाट वाज नजीम एज़गिल्स रोल इन इंडियन लिटरेरी सीन? इनका क्या रोल रहा है इंडियन लिटरेरी में? ठीक है, या कहें कि इंडियन लिटरेचर में इनका क्या रोल है? पियोनियर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री, लीडिंग फिगर ऑफ रोमांटिक मूवमेंट, की फिगर इन द इंडियन इंग्लिश रेनेसां, ऑल ऑफ द अबव। यस, क्या होगा राइट आंसर? यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो ध्यान रखना है, पियोनियर ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, इंडियन इंग्लिश पोइट्री। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, which of the following is a theme explored in नजीम एज़गिल्स play नलिनी? नजीम एज़गिल का एक प्ले है जिसका नाम है नलिनी। अब इसकी मेन थीम क्या है? लव एंड रिलेशनशिप, आइडेंटिटी एंड मोरालिटी, सोशल जस्टिस एंड पॉलिटिक्स, या फिर फैमिली एंड मैरिज। क्या होगा राइट आंसर? यस, आइडेंटिटी एंड मोरालिटी, ये थीम है इसकी नलिनी की। मूविंग टू द नेक्स्ट, व्हाट वाज द ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नजीम एज़गिल्स फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन? तो इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। राइट आंसर क्या है इसका? फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन कौन सा इनका? आ टाइम टू चेंज। ठीक है, कौन से ईयर में आता है? 1952 में आता है। ठीक है, और वो कौन सा इनका पोएटिक कलेक्शन है जिसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला? द लेटर डे सन। वो भी ध्यान रखना है, कौन से ईयर में आता है? 1982 में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय नजीम एज़गिल इज अ मेडिटेशन ऑन द नेचर ऑफ पोएट्री इटसेल्फ? बताइए, नजीम एज़गिल की वो कौन सी पोएम है नीचे दी गई पोएम्स में से जो एक मेडिटेशन का काम करती है? इज अ मेडिटेशन ऑन द नेचर ऑफ पोएट्री इटसेल्फ। द पोएट्स वाइफ, द पोएम, द पोएट्री, द रिवर। राइट आंसर इज द पोएम। देखिए, इसे हम दो तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। अक्सर हम जो इंडियंस हैं ज़्यादातर पोएम ही बोलते हैं, या फिर इसको पोम भी बोला जाता है। तो आप दोनों तरीके से जो भी आपको सुटेबल लगे आप प्रोनाउंस कर सकते हो। व्हाट इज द टाइटल ऑफ नजीम एज़गिल्स एसे कलेक्शन दैट एक्सप्लोर इंडियन आर्ट एंड कल्चर? तो नजीम एज़गिल का वो ऐसे कलेक्शन कौन सा है जिसकी मेन थीम क्या है? इंडियन आर्ट एंड कल्चर। उस ऐसे कलेक्शन का नाम बताना है। ऑप्शन है आर्ट एंड लिटरेचर,
इंडियन आर्ट टुडे, कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्टिस्ट, या फिर कल्चर एंड आइडेंटिटी? यस, राइट आंसर इज इंडियन आर्ट टुडे। यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन आर्ट टुडे। नेक्स्ट इज which of the following is a characteristics of नजीम एज़गिल plays? नजीम एज़गिल के जो प्ले हैं उनका मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखिए एससी का कैरेक्टरिस्टिक्स, पोएट्री का हमने देखा, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है प्लेज के बारे में। एक्सपेरिमेंटेशन विद नॉन रियलिस्टिक फॉर्म्स, फोकस ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज, यूज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन ड्रामेटिक स्ट्रक्चर्स, या फिर एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल साइकोलॉजी? यस, मेन थीम या फिर मेन कैरेक्टरिस्टिक नजीम एज़गिल्स प्लेज। करेक्ट आंसर इज फोकस ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। ठीक है, तो ध्यान रखना है इनके प्लेज किससे रिलेटेड है? सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द टाइटल ऑफ नजीम एज़गिल्स पोएट्री कलेक्शन पब्लिश्ड इन 1982? देखिए 1982 में कौन सा आता है जिसे हम कह रहे हैं लेटर पोएम्स, लेटर डे सान जो है वो यही है। ठीक है, द लेटर, जस्ट अ मिनट, द लेटर डे सान। ठीक है, तो ये 1982 में आता है और इसी के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है लेटर पोएम्स या फिर लेटर डे सॉन्ग्स। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट। Which of the following awards did नजीम एज़गिल receive in 1992? हमने पीछे अभी इनके 5 अवार्ड्स के बारे में पढ़ा था, तो उसमें से 1992 में कौन सा अवार्ड इन्हें दिया जाता है? कबीर सम्मान, गजनेश्वर अवार्ड, कालिदास सम्मान, या फिर बोथ ए एंड बी? यस, राइट आंसर यहाँ पर बोथ ए एंड बी है। ठीक है, कबीर सम्मान और गजनेश्वर अवार्ड। तो आपको ये बताना है कबीर सम्मान किसके द्वारा दिया गया था इन्हें? यस, एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और गजनेश्वर ये इन्हें महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था इनके मराठी लैंग्वेज में किए गए कंट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। What is the title of नजीम एज़गिल्स poem that explore the theme of identity and belonging? नजीम एज़गिल की वो पोएम कौन सी है जिसका टाइटल है, उस पोएम का टाइटल क्या है जिसकी थीम क्या है? आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग। द रिवर, पोएट्स वाइफ, द फैमिली, बैकग्राउंड कैजुअली। तो ये कॉमन थीम रही है इनकी, आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग। आप ज्यादातर इनकी पोएटिक कलेक्शन को देखोगे उसमें इनकी कॉमन थीम यही है। ठीक है, तो यहां पर किससे रिलेट करती हुई है ये? बैकग्राउंड कैजुअली से। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What was the title of नजीम एज़गिल्स प्ले दैट एक्सप्लोर द थीम ऑफ मैरिज एंड रिलेशनशिप? तो ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इसका नाम है मैरिज पोएम्स। ठीक है, मैरिज पोएम से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट इज, और ये प्ले है, ये ध्यान रखना है, नाम इसका मैरिज पोएम है। Which of the following is a characteristic of नजीम एज़गिल्स poetry? Wait a minute. Yes. यहाँ फिर से कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिया गया है नजीम एज़गिल की पोइट्री का। यूज ऑफ सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज, एक्सपेरिमेंटेशन विद द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, फोकस ऑन रोमांटिक एंड सेंटिमेंटल थीम्स, या फिर यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स मेटाफिजिकल इमेजरी। तो हालांकि ये चीजों को घुमा फिरा कर नहीं कह देते, सीधे और सोच विचार करके जो स्पष्ट शब्द थे उनका उपयोग ये करते थे। ठीक है, यहां पर राइट आंसर है यूज ऑफ सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नजीम एज़गिल्स कलेक्टेड पोएम्स? एक इनका पोएटिक कलेक्शन आता है जिसका नाम है कलेक्टेड पोएम्स। वो कौन से ईयर में पब्लिश होता है?
ऑप्शन है 1985, 89 या फिर 1995, 2000। तो कलेक्टेड पोएम जो पब्लिश हुई थी ये हुआ था 1989 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज Which of the following poems by Nazim Eskils is a meditation on nature of time and morality? तो ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। यहाँ पर राइट आंसर है टाइम टू चेंज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द टाइटल ऑफ नजीम एस्किल्स पोएट्री कलेक्शन पब्लिश्ड इन 1953? 1953 में इनमें से वो कौन सा पोएट्री कलेक्शन है जो पब्लिश होता है 1953 में? हाइम्स इन डार्कनेस। तो अब यहाँ पर आपको ईयर पता होने चाहिए। हाइम्स इन डार्कनेस जो है ये कब पब्लिश होता है? 1976 में होता है। ठीक है, लेटर द सन या लेटर पोएम्स ये 1982 में हुआ था। ठीक, न्यू पोएम्स ये कब होता है? ये 1969 में होता है। उसके बाद 60 पोएम्स जो है ये इसका राइट आंसर है, 1953 में पब्लिश होता है 60 पोएम्स। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 60 पोएम्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टाइटल ऑफ नजीम एस्किल्स प्ले दैट एक्सप्लोर द थीम ऑफ सोशल जस्टिस? तो वो कौन सा प्ले है नजीम एस्किल का जिसकी थीम क्या है? सोशल जस्टिस। नलिनी, मैरिज पोएम, स्लीप वॉकर सॉन्ग, द प्रॉफिट। ध्यान रखना है प्ले की बात हो रही है और ये सारे प्ले ही हैं। और यहाँ पर जो राइट आंसर है सोशल जस्टिस जिसकी थीम है वो है द प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखने हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। अभी हम इसका सेकेंड पार्ट कल ही मैं इसे अपलोड कर दूंगी। सेकेंड पार्ट में हम इनके जो इंपॉर्टेंट पोएम जो सिलेबस में मेंशन है। अच्छा, आपको अगर नहीं पता है कि आप DSSB TGT इंग्लिश का सिलेबस कहाँ से देखें, क्या देखें, तो सिलेबस जो आप देखोगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का BA ऑनर्स का सिलेबस है वो मैच कर रहा है DSSB TGT इंग्लिश के सिलेबस से। तो उसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन में जो भी दिया हुआ है उससे रिलेटेड हम चीजें कर रहे हैं। तो डिटेल डिस्क्रिप्शन में वहां पर जो थर्ड पार्ट है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का, उसमें जो इंडियन राइटर्स हैं उनको हम कर रहे हैं। अभी इंडियन राइटर में हम बात करें नजीम एस्किल की। नजीम एस्किल की 2 पोएम्स उसमें मेंशन है, फिलॉसफी है और नाइट ऑफ स्कॉर्पियन है। इनके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे और नजीम एस्किल से रिलेटेड प्लस इनके वर्क से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सबको इंक्लूड करके मैं इसके पार्ट 2 में लाने वाली हूँ। ठीक है, उसे भी देखना है जरूर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।